नमस्ते। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो टैरिफ नीतियां हैं, मतलब आयात पर टैक्स, वो कैसे एशियाई कारोबारों पर असर डाल रही हैं। खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की जो हाल की घोषणाएं हैं, उनसे ना एक अनिश्चितता सी बन गई है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस माहौल में कंपनियां, चाहे वो चिप बनाती हों या कपड़े या गाड़ियां, वो अपना रास्ता कैसे निकाल रही हैं। चलिए देखते हैं। हाँ। पहले तो ये समझिए कि 9 जुलाई को एक 90 दिन की टैरिफ राहत थी, वो खत्म होने वाली थी। हाँ। लेकिन अब खबर है कि 1 अगस्त से नई दरें, और वो भी अलग अलग, कहीं 10-20%, तो कहीं 60-70% तक। बाप रे, काफी ज्यादा। और किन देशों पर कितनी, ये भी अभी मतलब पूरी तरह साफ नहीं है। यही तो मुश्किल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सेमीकंडक्टर मतलब चिप्स, वो फिलहाल टैरिफ से बाहर हैं। अच्छा। लेकिन उन पे भी खतरा है। ग्लोबल फाउंड्रीज, जो दुनिया की बड़ी चिप कंपनियों में से एक है, सिंगापुर में उनके हेड हैं टैन येव कांग। वो कहते हैं कि उनकी कंपनी तो दर्जी जैसी है, ग्राहक के हिसाब से चिप बनाती है। हाँ, कस्टमाइज्ड। बिल्कुल। पर अब उन्हें भी अपनी सारी प्लानिंग इन बदलती नीतियों के हिसाब से करनी पड़ रही है। मिस्टर टैन कहते हैं कि रोज रोज नीतियां बदलना मतलब लंबी प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और असल में ये अनिश्चितता ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की अपर्णा भारद्वाज बताती हैं कि इस माहौल में कंपनियों को अब ज्यादा माल स्टॉक में रखना पड़ रहा है। और जो लीड टाइम है, मतलब सामान पहुंचने में लगने वाला समय, उसे भी बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि अचानक कोई मुश्किल आए तो हाँ, उससे निपट सकें, एक तरह का बफर। बिल्कुल। उनके शब्दों में अनिश्चितता ही नया सामान्य है। और इसका असर दिख भी रहा है। याद होगा, अप्रैल में एशिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगे थे। हाँ हाँ। जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया 25%, वियतनाम तो 40% तक। बाप रे, वियतनाम पे इतना ज्यादा? हाँ, बाद में 90 दिन के लिए घटाया 10% किया। लेकिन अब फिर से डर है कि ये बढ़ सकती हैं। खासकर जापान पर तो 35% तक का खतरा बता रहे हैं। ओह। और यहाँ तक कि सिंगापुर, जिसका अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी प्रभावित है। मलेशिया पर भी असर है। वियतनाम ने अवश्य एक रास्ता निकाला है जहां अमेरिकी आयात पर 20% टैरिफ लगेगा। हाँ, पर ये देखिए, अलग अलग देशों की मोलभाव करने की ताकत भी अलग है। जापान और दक्षिण कोरिया तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन माज़दा जैसी जो जापानी कार कंपनी है, वो तो इसे जिंदा रहने की लड़ाई बता रही है। ऑस्ट्रेलिया तो 0 टैरिफ चाहता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश कह रहे हैं कि हम ज्यादा अमेरिकी सामान खरीद लेंगे। अच्छा, एक तरह का लेन देन। हाँ, लेकिन कंबोडिया जैसे जो छोटे गरीब देश हैं, उनके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उन पर तो 49% तक टैरिफ का खतरा है। बाप रे। और इससे अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जैसा इनसेड के प्रोफेसर प्रशांत दत्त समझाते हैं कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन का बिल्कुल केंद्र है। सही बात है। तो इन चेन्स में जरा सी भी गड़बड़ी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। भारत जैसे देश, जिनका अपना घरेलू बाजार काफी बड़ा है, वो शायद थोड़ा बच जाएं। हाँ, शायद उतना असर ना हो। हाँ, लेकिन सिंगापुर, वियतनाम जैसे देश जो निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन पर तो बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो फिर कंपनियां कर क्या रही हैं? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी सप्लाई चेन बदल रही हैं। आपने सुना होगा फ्रेंड शोरिंग। हाँ, मतलब मित्र देशों में उत्पादन ले जाना। बिल्कुल। या फिर चाइना +1 स्ट्रैटेजी, मतलब चीन के साथ साथ किसी और एशियाई देश में भी अपना बेस बनाना। अच्छा। ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी कंपनियां तो ये भी सोच रही हैं कि कुछ चिप उत्पादन अमेरिका ही ले जाएं। ओके। और नाइकी जैसे बड़े ब्रांड्स ने तो कह दिया है कि जो बढ़ी हुई लागत है, वो शायद ग्राहकों पर डालनी पड़े। हाँ, जाहिर है, अंत में बोझ तो उपभोक्ता पर ही आता है कई बार। और निवेश का रुख भी बदल सकता है। शायद फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ जाएं जहां टैरिफ कम है। और कंपनियां नए बाजार भी तलाश रही हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका। ग्लोबल फाउंड्रीज के मिस्टर टैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। क्या? वो कह रहे हैं कि चिप इंडस्ट्री अब ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। रीजनलाइजेशन मतलब अब दुनिया भर में सबसे सस्ता खोजने के बजाय अपने क्षेत्र में या सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर उत्पादन करना ज्यादा जरूरी हो गया है, भले ही वो थोड़े महंगे क्यों ना हो। अच्छा, मतलब सुरक्षा पहले, कीमत बाद में। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव भी दिख रहा है। अमेरिका की ये जो नीतियां हैं, वो उसे एक, कह सकते हैं, अविश्वसनीय साथी जैसा बना रही हैं। प्रोफेसर दत्त का तो मानना है कि इससे चीन को एक मौका मिल सकता है विश्व व्यापार व्यवस्था के रखवाले के तौर पर उभरने का। दिलचस्प है ये। हाँ, और सुश्री भारद्वाज भी यही कहती हैं कि जहां अमेरिका एक तरह से संरक्षणवाद की तरफ जा रहा है,
अपने बाजार बंद कर रहा है, वहीं एशिया, खासतौर पर चीन और बाकी उभरते एशियाई देशों के बीच व्यापार के लिए और ज्यादा खुल रहा है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिकी टैरिफ नीतियां एशियाई कारोबारों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती हैं। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है और वैश्विक व्यापार का जो पूरा नक्शा बदल रहा है उसमें अपनी जगह फिर से बनानी पड़ रही है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ वक्त की बात नहीं लग रही, ये शायद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक गहरे लंबे बदलाव का संकेत है। जैसा प्रोफेसर दत्त ने एक पुरानी कहावत कही थी, शासक के सामने झुक जाओ और फिर अपने रास्ते चलो। तो सोचने वाली बात है कि क्या ये देश और ये कंपनियां इस अनिश्चितता के माहौल में ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इस सोचने पर मजबूर करता है। और हमारे सुनने वालों के लिए आज का सवाल, आप कौन सा एक राष्ट्रीय विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आने वाले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करें?